जय श्री राम। 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 विजिट ऑपरेशन में बहन को देखता था, बहुत आग थी इनके अंदर, बहुत आग थी। कमलजीत कौर सेरावत, पता नहीं सच में कौन निकलता है। भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान डालने वाले लोग। ये इस वक्त जिस घर में हम बैठे हैं, इस घर में जितने लोग बैठे हैं, आधी दिल्ली की अर्थव्यवस्था यहाँ बैठी हुई है। इनको कैसे समझाएं कि सीट सिर्फ 572 ही है। अब की बार हमारे बीच में हमारे क्षेत्रीय प्रत्याशी बहन कमलजीत सेहरावत जी पधारी हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गारंटी दी है, हर घर से हर जितने भी अपने वोट रहे उनको निकाल के वोट डलवाने की गारंटी भी इन सभी महिलाओं ने ली है। जैसा कि बहन जी का नाम जैसे सेहरावत है, कमल जीतेगा और सेहरा बंधेगा। कमलजीत सेहरावत, कमल जीतेगा और सेहरा बंधेगा, ये नाम सार्थक होगा आपका। तो मैं आदरणीय दीदी से प्रार्थना करूंगा, जितने भी मैं कहूंगा कृपया आए हुए सभी हमारे जो भाई बहन हैं इनका अपने बारे में बाकी आप ट्रांसफर करते रहना। आजकल सीधा डायरेक्ट ट्रांसफर कर रखा है मोदी जी ने, तो आप कुछ बीच में रखना मत, मेरे पे ब्याज लगा के रख दीजिएगा। आप सबको नमस्कार। 25 मई को चुनाव है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश और उस लोकतंत्र देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद का चुनाव है। मैं प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की एक सिपाही के रूप में आपसे आशीर्वाद की कामना करने के लिए आई हूँ। हालांकि अब जब मैं 2 मार्च को पहली मीटिंग में आई थी तो मेरे लिए चेहरे नहीं थे, लेकिन आज 70% से ऊपर चेहरे मेरे लिए अपने हुए हैं। 30% तो आज ही मिले हूँ, तो इसलिए नहीं पहचान रही हूँ। अदरवाइज जो एक बार मिल गया है मैं उसे दूसरी बार भूलती नहीं हूँ, तो इसलिए 70% मुझे याद है। आपके बीच में हूँ, कैंडिडेट को जानना अधिकार है सबसे पहले, और वैसे भी मैं जिस क्लास में बैठी हूँ बिना कंपैरेटिव एनालिसिस के तो आप कुछ भी नहीं करते। आपका काम ही है सारे दिन कंपेयर करना और फिर जो बेस्ट डील है उसको करना। हालांकि वो बात अलग है कि यहाँ पे बेस्ट डील में थोड़ी सी सेंध लगी हुई है, वो जेम पे अप्रूवल पहले हो चुकी है। जेम पे अप्रूवल होने के बाद भी आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द थिंग्स विच यू शुड नो अबाउट मी, क्योंकि किसी और से भी बात करनी पड़ सकती है। आई एम बॉर्न बॉट अप इन उत्तम नगर। आई बिलोंग टू हरियाणा। माई फादर शिफ्टेड टू दिल्ली बिफोर माई बर्थ। माई दादी बिलोंग्स टू बिंदापुर, गाँव है अगर आपने सुना होगा, तो बिंदापुर उत्तम नगर के पास है। मेरे फादर पहले ही आ गए थे। मैं बॉर्न बॉट अप दिल्ली हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन बीकॉम ऑनर्स, एमकॉम, बीएड, सीएस इंटर, पीजीडीसी और लॉ है। मैं केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी कॉमर्स टीचर थी, और शादी के बाद जब मेरी बेटी हुई तो मेरी ट्रांसफ़र आई। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू ज्वाइन, तो मुझे अपनी जॉब लीव करनी पड़ी और मैंने अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया। मेरा फैमिली बिजनेस एजुकेशन का है। हम स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं और इसके लिए हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है यूनिवर्सिटीज़ में एज वेल एज एम्बेसीज में, और पूरे इंडिया से हमने हजारों हजार बच्चे भेजे हैं जो आज भी हमारी उस डील के गवाह हैं। और मैंने अपने इस बिजनेस में ऑलमोस्ट वर्ल्ड ट्रेवल किया है बिजनेस वीज़ा पे एजुकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लगातार पार्टी में करते हुए बहुत साल हो गए, और पार्टी ने भी मुझे आगे बढ़ाया। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का। मैंने जिले से अपनी पॉलिटिक्स की। मैं जिले में महिला मोर्चा की महामंत्री थी। उससे पहले की कहानी आदरणीय मेरे सिंगर जी बैठे में दुर्गा वाहिनी संयोजी का था, तो कहानी तो यहाँ से शुरू हुई थी। वैसे तो कहानी यहाँ से शुरू हुई। राम सेतु का जब आंदोलन आया तो बहुत ज्वाइंट प्रोग्राम हुए बीजेपी और उसमें, और तब कब इंक्लिनेशन वहाँ पर हो गया और बीजेपी में एंट्री हुई। बट बिफोर दैट माय फैमिली बिलोंग्स टू विश्व हिंदू परिषद, और मैं भी वहीं पर थी। जब वहाँ पर हुआ तो मैं जिले की महिला मोर्चा महामंत्री, फिर उपाध्यक्ष, फिर 3 बार प्रदेश में मंत्री, उपाध्यक्ष, प्रदेश में महिला मोर्चा अध्यक्ष, और अब मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। इलेक्शन की दृष्टि से मैं 2017 में मैंने इलेक्शन फाइट किया।
मेरा द्वारका अपना द्वारका बी का अवार्ड है। 10,000 के अप्रोक्स मार्जिन से मैंने दिल्ली में 272 में हाईएस्ट मार्जिन से 2017 में चुनाव जीता। जब 2017 में चुनाव जीता तो पार्टी ने मुझे मेयर बनाया। मेयर बनाकर अनेक काम करने का मौका मिला, लेकिन 2-3 बात मैं जरूर आपको बताना चाहूँगी, सो दैट यू कैन हैव अ शोकेस इन फ्रंट ऑफ यू अबाउट द मास्टरपीसेस डन बाय मी इन द कॉर्पोरेशन। सबसे पहले मैं जब आई तो उस समय पर एक अवार्ड इंट्रोड्यूस किया गया था। पीएम साहब का विजन बहुत डिफरेंट है, तो उन्होंने कहा था कि एनर्जी सेविंग होनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि कोई भी नया कॉन्सेप्ट लेके अगर आप एनर्जी सेविंग करेंगे तो हम आपको अवार्ड में कंसीडर करेंगे। तो मैंने अपने कमिश्नर से बात की कि हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें कई ऑप्शन में एक ऑप्शन सबसे बेस्ट थी, वो ये थी कि साउथ कॉर्पोरेशन के जो हमारे रोड्स हैं उन पर 2,70,000 लाइट लगी थी, जो कि सोडियम लाइट थी। सोडियम लाइट वी कैन कंपेयर दैट, जैसे कि बल्ब होते थे हमारे 150 वाट के बल्ब होते थे, आज ये 6 वाट की 10 वाट की एलईडी से काम चल रहा है। तो हमने ये जब पूरा कंपेयर किया तो पता चला कि सोडियम को अगर एलईडी में बदल देंगे तो 18 करोड़ का बिल जो हर महीने आता है वो 2 करोड़ हो जाएगा। 16 करोड़ रुपए हर महीने की बचत हो जाएगी। इट मीन्स एट द फर्स्ट ग्लैंस प्रपोजल अप्रूव था। अब बजटिंग बहुत जरूरी है, आप सब मैनेजमेंट के और बिजनेस क्लास के लोग बैठे हैं, तो कोई भी प्रपोजल तब तक अच्छा हो ही नहीं सकता जब तक कि उसकी बजट प्रोविजन नहीं होती। तो 178 करोड़ हमारे पास नहीं थी। साउथ दिल्ली कॉर्पोरेशन 4,000 करोड़ की कॉर्पोरेशन थी, दिल्ली गवर्नमेंट 75,000 करोड़ की। इतना डिफरेंस है दोनों की बजट में। उस समय मैंने अपने कमिश्नर को कहा कि आप EESL जो कि लिमिटेड कंपनी है ऑफ इंडिया गवर्नमेंट जो मैन्युफैक्चर है एलईडी की, आप उनको मुझसे मिलवा दीजिए। तो उन्होंने मेरे ऑफिस में बुलवा दिया। मैंने उनसे बात करी कि सर देखिए ये देश का भला होगा, दिल्ली का होगा, आपकी हीटिंग कम होगी, खर्चा कम होगा, टैक्स पेयर का पैसा बचेगा। हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन ये 16 करोड़ रुपए अगर आप इंस्टॉलमेंट बना देंगे तो हम हर महीने आपको दे देंगे, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट MOU हो रहा है तो आपकी सर्विस बुक पे भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ही एग्रीड ऑन दैट टाइम। और मेरा ये जिंदगी का एक्सपीरियंस है, आपका भी होगा, कि जब हम शब्दों को भाव के साथ रखते हैं तो दैट्स मेक एन इम्पैक्ट, अगले को वो असर करते हैं। वही हुआ, उन्होंने 3 महीने में 1 भी रुपया लिए बिना हमारी सारी सोडियम लाइट को एलईडी में बदला, और मुझे राष्ट्रपति से 2 करोड़ रुपए का कैश मतलब MCD को इनाम मिला, और सर्टिफिकेट मिला जो आदरणीय रामनाथ कोविंद जी ने मुझे मेरे कमिश्नर को दिया। 2 करोड़ वही कमाए और 7 सर्टिफिकेट। वेस्ट टू वंडर पार्क आपको बहुत नियर है, पंजाबी बाग में भारत दर्शन पार्क, और एक 7 वंडर पार्क है सराय का। आई होप किसी ने तो देखा होगा वो यहाँ पर पंजाबी बाग दर्शन सामने वो किस तरह से बना, उसकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैं मेयर बनी तो मेरे पास 4 जोन थे, और चारों जोन के स्टोर कबाड़े से भरे हुए थे। आपके घर में जो भी सामान टूटेगा आप MCD की गाड़ी में रख देते हैं, वो लोहे का टूटे, वो लकड़ी का टूटे, वो इलेक्ट्रिक का उठे, और कोई भी पुरानी गाड़ी है, टूटा सामान है, दैट ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ MCD टू कलेक्ट दैट। तो हमारे स्टोर भरे हुए थे। मैंने कमिश्नर से कहा कि इसका क्या करेंगे, देन ही सेड कि कोई खास हम इसको कबाड़ी को दे देंगे। उस भी है अनेक जो साउथ दिल्ली के हैं, आप उनसे मेरी बारे में पूछ सकते हैं। जब उनके ऊपर मॉनिटरिंग कमेटी भूरेलाल जी ने तलवार लटका दी थी तो रातों रात हमने पॉलिसी बनाई हुई थी। हम 3 दिन घर नहीं गए थे, और मेरी उनसे कोई बात हुई तो वो मुझे कहने लगे, मैं मीटिंग लेके मैंने उनके पॉइंट समझे कि आपको पॉलिसी में चाहिए क्या, हम किस तरह से, क्योंकि शादियों का सीजन आ रहा था। आई मेट भूरेलाल जी, आई टोल्ड देम कि सर मत करिए, ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ प्रैक्टिकलिटी में चलनी चाहिए, थ्योरी में नहीं चलती है। बट ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि वो कितने एडामेंट। तो मुझे आखिर में लगा कि हमें ही फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा। तो जब मैंने उनकी मीटिंग ली तो एक उनमें से जो देवम वाले हैं, आज भी हैं अनिल जी, तो उन्होंने मुझे मीटिंग में कहा कि मैम हम आप लोगों को लगते होंगे कि हम बहुत पैसे वाले हैं, हमारे इतने बड़े बड़े ये बुक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग रेंट पे लेते हैं, फिर तैयार करते हैं, फिर उसको चलाते हैं। तो मैंने उन्हें एक ही बात कही, सर आप 1 कमाएं, आप करोड़ कमाएं, आप अरब कमाएं, आप खरब कमाएं, डजंट मैटर, हमारा काम है आपको पॉलिसी देना, वो हमारा काम है। हम आपसे इतने ही अटैच है कि आपकी पॉलिसी आपके हाथ में, पॉलिसी को नहीं मानोगे तो बिल्कुल बंद करा देंगे। हाँ, पॉलिसी नहीं है ये प्रॉब्लम, हमने पॉलिसी बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉलिसी बनाई और सबने रजिस्टर कराया, और तब ये तलवार अमर कॉलोनी
मेहरचंद मार्केट, किसी भी फेडरेशन के प्रेसिडेंट से बात करेंगे जिन्होंने मेरे टाइम पे काम किया है, वो आपको मेरी गवाही दे देंगे कि मेरे काम करने का तरीका क्या है। मेरा अपना कमिश्नर से हमेशा एक ही बात रहती थी कि आपके और मेरे आउटलुक में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। आपका आउटलुक है टू मेक द पॉलिसीज बट मोटिव इज ओनली कॉर्पोरेशन, मेरा मोटिव है कॉर्पोरेशन के साथ वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। वो अगर नहीं होगा तो आपकी पॉलिसी कोई एप्लीकेबल हो ही नहीं सकती। चोरी होगी, डकैती लगेगी, चीजों पे भ्रष्टाचार फैलेगा। तो इसलिए ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाकर दे दीजिए, उसके बाद फिर कोई माफ कीजिएगा अगर आप कहें 50 आदमी बैठे और 50 से आपके मिलकर काम खत्म हो रहा है तो मैं कहूँगी इससे घाटे का सौदा कुछ नहीं हो सकता। आज से तो मेरा काम आप लोगों को शुरू करना चाहिए क्योंकि ये चुनाव देश का है। जो आपके यहाँ काम करते हैं उन्हें नहीं पता ये सारी बातें। ये चुनाव विपक्ष के साथ है ही नहीं, विपक्ष तो कहीं खड़ा ही नहीं है। ये चुनाव उन कमर्शियल ताकतों के साथ है, उन स्ट्रॉन्ग कंट्रीज के साथ है जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इंडिया की 140 करोड़ की मार्केट, आप जो इकोनॉमिक्स पढ़े डिमांड और मार्केट में, मार्केट आप कहीं पर भी बना सकते हैं लेकिन डिमांड हर जगह नहीं बन सकती। वी आर द ब्लेस्ड वन, 140 करोड़ के लोग हैं, कुछ भी पैदा करोगे वही बिकेगा। तो इसीलिए जिन कंपनियों का बिकना चाहिए था नहीं बिक रहा, फार्मास्यूटिकल कंपनीज का नहीं बिक रहा, कोच नहीं बिक रहे, और भी अनेक बातें जो मैं और मनजिंदर सिरसा मेरे भाई हम पूरी रात भी बोले तो शायद कम पड़ सकती है। लेकिन वो कंपनियां जो वो बड़े दो देश हैं वो उनके साथ खड़े हैं। और एक बात और आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगी। यहाँ पे एडवोकेट भी जरूर कोई ना कोई बैठे होंगे। जो एडवोकेट बैठे हैं 1948 में 1947 में भारत आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और तब से लेकर 2019 तक जितने कानून पास हुए हैं, जितने अधिनियम गजटेड नोटिफिकेशन हुआ है, उसके अंदर एक लाइन पहले लिखी होती थी, दिस गजट नोटिफिकेशन विल बी एप्लीकेबल इन द होल कंट्री बट ब्रैकेट में होता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। इतने बड़े नासूर को 72 साल की समस्या को 72 घंटे में हटा दिया और लोग कहते थे खून की नदियां बहेंगी, एक कंकर भी नहीं उठा। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग लीडर के लिए प्लीज अगले 5 दिन दीजिए। आपके साथ जो आपका स्टाफ है ड्यूटीज लगाइए, बात करिए। कोई बीकानेर वाला है, कोई ये है, मतलब जितने भी जिनसे मेरी बात हुई वो अकेला आदमी नहीं है सर। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये देश आपका है, भुगतेंगे आप, क्योंकि वो तो वोट कर रहे हैं, वो थोड़ी ना भुगतेंगे, वो तो चुन कर आए हैं। तो बिना चुने जो आपके सिर पर सवार होगा वो अगर हो गया तो पल भर की गलती का सदियां भरती हैं हर जाना। और भारत अफोर्ड करने की सिचुएशन में नहीं है। अगर लास्टिक को पूरे ऊपर तक लाके छोड़ दिया जाए तो वो भी नहीं रहती जो वो थी। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे है, प्लीज आज का ये ब्रेकफास्ट मेरे लिए इतना मुझे अश्योर कर दीजिए कि अगले 5 दिन यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति वोट देने के, आप कह रहे वोट देंगे, मुझे मैं तो हैरान हो रही है, वोट ही देंगे तो काम कैसे चलेगा, इनके तो हम सपोर्ट लेने आए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने स्टाफ को थोड़ा सा मेहनत करके, एंड यू विल फील प्राउड व्हेन यू विल टॉक अबाउट द पीएम साहब। आप उनको 1 घंटे में जानेंगे तो आप लगाव होगा, जो कि आप सब जानते हैं। आप 2 घंटे समझेंगे उनको तो श्रद्धा हो जाएगी, और 3 घंटे उनके बारे में लगातार समझेंगे तो आपको लगेगा कि वो भगवान का अवतार है। तो ऐसे व्यक्ति को हमें मदद करनी चाहिए। हम मेरी कमिटमेंट, क्योंकि पीएम साहब तो देश संभालने वाले हैं, तो आप चिंता नहीं करिएगा। मेरे पीएम साहब की विजन और मेहनत, मैं उनको लीड करने की तो हिम्मत भगवान ने किसी में दी नहीं, उनकी जितनी शक्ति है, लेकिन उनको पूरी तंगा तक फॉलो करते हुए मेरे कर्म में, मेरे धर्म में, मान में, सम्मान में, काम में आपको कभी कुछ नहीं। और आप वो लोग हैं जिनको पॉलिसी सबसे बढ़िया चाहिए। तो आई एम द राइट प्लेटफॉर्म सर, हु कैन अंडरस्टैंड, हु कैन डू, हु कैन कन्विंस। So my request, please give your next 5 days to us. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमारी बहन कमलजीत कौर शेरावत, पता नहीं सच में कौर निकलता है, मतलब ऐसा नहीं है, मैंने कोई टेंशली बोला है, कमलजीत शेरावत जी। और आज नरेश जी जिनके हम निवास स्थान पर हैं, और आप सभी भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान डालने वाले लोग। ये इस वक्त जिस घर में हम बैठे हैं, इस घर में जितने लोग बैठे हैं, आधी दिल्ली की अर्थव्यवस्था यहाँ बैठी हुई है।
यहाँ बस एक दिक्कत है, यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं है कि 25 तारीख होगी कमल का चुनाव, ऐसा बताने की जरूरत नहीं है। ये हैं सारे कमल वाले। तो प्रॉब्लम क्या है कि 12 बजे तक सोचते हैं वोट डालने जाएं, फिर एक बार ये सोचते हैं खाना खा के जाएंगे, फिर 2 बजे सोचते हैं कि वोट तो आज डालनी है, करते करते 5 बज जाते हैं, कह रहे चलो यार कोई बात नहीं, मोदी जीत तो रही है, कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे, अगली बार डाल देंगे। ये रियलिटी नहीं, मैं देखिए ये रियलिटी है, ये मेरे भाइयों यहाँ रियलिटी मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने 2012 में ये तय किया भाई ये तो काम नहीं चलेगा, वोट तो सबकी लेनी है इस बार। तो हमने अपने गलियों में इस रोड के ऊपर भी अपने लोगों से बातचीत की। जैसे होती है अरबपति की अरबपति से होती है, तो हमारी तो दोस्ती हो नहीं सकती थी इनसे। तो हमने फिर क्या किया, इन्हीं की दोस्ती वाले लोग निकाले। हमने उनको विनती की कि भाई ये करोड़पति की अरबपति की बात तो अरबपति आप ही सुनेंगे, हमारी तो सुनेंगे नहीं, अब तुम इनको वोट निकलवा के डालना। और ऐसी कृपा हुई इन सब की कि सभी कैंडिडेटों की जमानत जब्त होगी, सभी कैंडिडेटों की। कॉर्पोरेशन में जमानत जब्त होना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन वो क्यों, इन लोगों की वोट के कारण। तो ये 2 चीजें हैं, इनकी खूबी क्या है, ये आपको खाली वोट नहीं, वोट और नोट दोनों हैं इनके। तो हमें दोनों की जरूरत है, ऐसी नहीं हमें भी एक की जरूरत है, हमें भी दोनों की जरूरत है। चुनाव, आज जो चुनाव है ना, मैं देखो ये सारी बातें मजाक की, मैं आपको सीरियसली एक बात कहता हूं, हमारी ये नासमझी होगी अगर हम ये समझ ना पाए। तो हमें देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट नहीं डाल रहे, हम अपने भविष्य को वोट डाल रहे हैं। मेरे और आपके बच्चे सुरक्षित रहे, हम उसको वोट डाल रहे हैं। जो धन दौलत आप और हम इकट्ठी कर रहे हैं, ये धन दौलत आपके बच्चों की, आपके बच्चों से आगे उनके बच्चों के पास जाए, हमने इसलिए वोट डालनी है। ये देश के अंदर ये लुटेरे हैं, ये 60 साल तक आपको लूटते रहे हैं, और लूट ले तो भी कोई बात नहीं, व्यापारी को लूटने से दिक्कत नहीं होती, वो फिर कमा लेते हैं। बीमारी क्या, लूटते हैं और कूटते हैं, दोनों काम करते हैं ये जो लुटेरे हैं। अब आप देखिए, एक तरफ हमारी बहन, जितनी डिग्रियों के इनके नाम लिए हैं ना, मैं तो खैर उतनी डिग्रियों को जानता ही नहीं, मेरे ख्याल में मेरे जैसे आधे लोगों को फिर से नहीं पता होगा, दोहराना पड़े तो नहीं दोहरा पाएंगे। क्या मैं तो बिल्कुल नहीं दोहरा पाऊंगा इतनी डिग्रियों के नाम, हमें तो एक पता है ऐसी डिग्रियां होती हैं, ये भी इन्हीं से पता चला है सुनने के बाद। और दूसरी तरफ वो देखो, उस कैंडिडेट को कहीं खड़ा कर दो, माफ करना मैं कोई निजी तौर पर किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन वो 2 अच्छी भाषा के बोल नहीं बोल सकता सिवाय इसके मां बहन की गाली निकालने का और लूटने का तरीके के अलावा उसको तीसरा कोई तरीका नहीं आता। उसके पास 2 ही कला है, एक मां बहन की कला है गालियां निकालने की, और दूसरी कला है आपकी जेबों से नोट छीनने की। ये जिस दिन आएगा ना, मैं आपको जी बताता हूं, कहां है सांकला जी, सांकला चुनाव लड़ रहे थे, मैं एमएलए का चुनाव लड़ रहा था। तो मैं अपने एमएलए के चुनाव में बहुत व्यस्त रहा। 14 तारीख को मेरा, 15 तारीख को मेरा रिजल्ट आया। तो यहां पे चुनाव वाला जो 2017 वाला चुनाव था, ये चुनाव था 20 अप्रैल को वोटिंग थी। तो मेरे को ये चिंता होगी, जो कांग्रेस को जिसने टिकट दी थी वो तो लुटेरा था। मुझे ये चिंता कम थी कि सांकला जी जीतेंगे हारेंगे, मुझे ये चिंता ज्यादा थी कि अगर वो डाकू पंजाबी बाग में आ जाएगा तो उस डाकू से मैं रोज किस किस की जान छुड़वाया करूंगा। वो तो डाकू है, लोगों का जीना आराम कर देगा यहाँ पे। तो मैं सड़कों पे उतर कर मैंने अपनी धर्मपत्नी को कहा, वो कह रही भाई मेरे को 1 महीना हो गया, मेरे तो टांग ही नहीं चल रही। अब मैंने कहा जान नहीं चल रही, 4 दिन और चला ले इसी तरह की जान। मैंने कहा इसके लिए भी सीधा घर घर जाना पड़ेगा, वरना वो डाकू आ जाएगा, रोज लड़ते फिरेंगे लोगों से हम। और यही हुआ, चुनाव वाले दिन ऐसे गुंडे पाले हैं, ऐसे गुंडे हैं, हम तो हैरान हैं जिस तरह से उन्होंने चुनाव को यहाँ पे मंजर बना रखा। तो मेरे पंजाब बाग के लोग तो ऐसे है ही नहीं है, ये तो बेचारे घरों पे आके सो जाएंगे और हफ्ता नहीं उठेंगे अगर वैसा दृश्य एक बार देख लेंगे तो। नहीं, ये रियल स्टोरी है। तो इसलिए मैं आपको यह विनती करता हूँ, ये आपको जो बात अच्छी अच्छी आज लग रही है, आपको कनाडा अमेरिका का नाम लेना बड़ा अच्छा लग रहा है, ये जो आपको अच्छे सारी चीजें अच्छी लग रही, पता क्यों लग रही है? क्योंकि देश अच्छा हुआ पड़ा है। वरना ये हालात इस देश के अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे होते हैं, आपको फिर पता लगता अच्छा और बुरे का अंतर क्या होता है। आज हमें आपको समझाना पड़ रहा है, ये अच्छा है जी, ये भी अच्छा है। और मैं माताओं से, आप बहनों से जरूर कहना चाहता हूँ, आपके घर वाले जो बैग भर के नोटों के ला रहे हैं, इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि ये देश सुरक्षित है। आपके बच्चे और आपके परिवार इसी तरह खुशहाल हैं क्योंकि ये देश सुरक्षित है। माताओं की, मैं अपनी माँ की बात आता हूँ आपको, ये चाय पी लेंगे, सुनिए एक मिनट, चाय तो फिर पी लेंगे, यही दिक्कत है। ये संडे वाले दिन चाय मत पिलाते रहना, उस दिन भी ये सारे कामों को छोड़ के नोटों में ध्यान देना, उस दिन चाय बंद कर देना 1 घंटे के लिए। मैं आपको अपनी बताता हूँ, किसी का नहीं, मेरे माता जी सिरसा रहते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं था जब मेरी माँ दिन में नहीं पूछा करती थी बेटा कहाँ है,
अगर वो कहता था काम किया गया है, बाजार है, इस बात की चिंता होती थी रात को खाना खाने के बाहर चले गए, मूवी देखने चले गए, ये रियल स्टोरी है, मैं गुरु को हाजिर करके कह रहा हूं। सब मां चिंता करती थी जब तक बेटा घर ना आ जाए, ये तो बोलती नहीं थी कि क्या बुरा हो सकता है, और यही सोच रही थी कोई ब्लास्ट हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। आज मेरी माता मेरे से 5 दिन भी बात ना करे तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो, मेरे स्टाफ से बात करके पता चल जाता मैं कहां घूम रहा हूं। वो मेरे से बात नहीं करती, मुझे परेशान नहीं करती, वो कहती है बेटा काम कर रहा है, क्योंकि उसको पता है बेटा मेरा वैसे सुरक्षित है, बात ही करनी है, कोई बात ही कभी भी करनी है। ये अंतर जेन्युइन में आया है, और मैं इसलिए अपनी मातृशक्ति को कहना चाहता हूं, ये आपको एक बात सोचनी चाहिए। हमारे देश के अंदर अमीरी और गरीबी का जो फर्क बढ़ता जा रहा था, हैव और हैव नॉट की लड़ाई बहुत खतरनाक होती है। आपके पास पैसा है, इस चीज का आप सुरक्षित है नहीं, आपके पास पैसा इसलिए आप असुरक्षित हैं। देखिए देश के बदकिस्मती कहिए, यहां पैसे वाला आदमी ज्यादा असुरक्षित है, बिना पैसे वाले को तो कुछ सुरक्षा की चिंता नहीं है। और जब हैव और हैव नॉट की लड़ाई बढ़ती है, एक के पास है और एक के पास नहीं है, तो समझिए पैसे वाला खतरे में आ गया। दूसरा आदमी कहता है मैं मरूंगा पर भूखा नहीं मरूंगा, मारकर मरूंगा। ये मानसिकता इस देश में आ चुकी थी। इस मानसिकता अगर रोका है तो नरेंद्र मोदी जी ने आके रोका है। उन्होंने गरीब की बाजू पकड़ कर उसको समझाया मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तुझे किसी को मारने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे घर तक अन्न और राशन पहुंचाऊंगा, तो चिंता मत कर। ये भावना मोदी ने उनके अंदर भरी है, और अगर ये भावना कायम रहेगी तो ही आप इतने अच्छे बिजनेस कर पाओगे। आपको जीएसटी से दिक्कत आती है, किसी को काले और चिट्टे नोटों से दिक्कत आती है। मेरे पिताजी, मेरे घर पे 1982 में हमारे पे इनकम टैक्स की रेड हुई। हमारे पास रिलायंस का शोरूम था, हम है तो किसान थे, लेकिन पिताजी का शौक था कि व्यापार करना है, तो रेड होगी जी। वो ले गए पैसा धन दौलत जो भी था, है तो क्या किसान के पास क्या होना होता है, तो बदमाशी थी। मेरे पिताजी कह रहे हैं हमारी तो इज्जत ही बड़ी होगी। बोले यार कमाल होगी, हमें तो लोग यही कहते थे ये गांव के किसान है, इन्होंने सब कुछ लोन लान पे दे रखा होगा। कह रहे इनकम टैक्स की रेड क्या हुई, इतनी समाज में इज्जत होगी, हर आदमी हमसे इज्जत की तरफ देख रहा है। ये एक समाज की रियल पिक्चर है। ये तो ऐसा है, आपके पास धन दौलत है तो ही तो जीएसटी लग रही है। मेरे पिताजी कहते हैं लेके तो तभी कुछ गए अगर हमारे पास था, तो अगर होता ही ना बाकी गांव वाले की तरह होते तो हमारे घर आता ही कोई ना। तो ये जीएसटी वगैरह की चिंता छोड़ो, ये है तभी लग रही है जब आपके पास लगाने को कुछ है। बाकी सामने वालों से पूछ लो जाके, ना उनको जीएसटी पता, ना सीएसटी पता, ना आईएसटी पता, उनको कुछ नहीं पता, क्योंकि ना कुछ है ना कुछ देना। इसलिए एक ही आदमी है जो देश के अंदर 18 घंटे काम करता है। आपका बेटा जब घर पर सो रहा होता है तो आपका बेटा नरेंद्र मोदी आपके लिए काम कर रहा होता है, दूसरा आपको कभी नहीं मौका मिलेगा। और जिन लोग उसमें कमियां ढूंढते हैं, पहले अपने अंदर अपनी कमियां ढूंढे, पहले अपने अंदर कमियां ढूंढे। देश के अंदर दोबारा ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा। हमारी दिक्कत क्या है, ये भारतवर्ष की दिक्कत है, हमारे अकेले की पूरे भारतवर्ष की दिक्कत है। किसी भी क्रिया पे चले जाना, इतनी अच्छी श्रद्धांजलि दी जाती होती है, और नीचे बैठे लोग ये पूछ रहे होते हैं जो मंच में मेरे जैसा श्रद्धांजलि दे रहा होता है, ये बातें तेरे को इसके बारे में पहले नहीं पता था जब इसका रोज विरोध करता था। ये ठीक नहीं है डॉक्टर साहब, ऐसी श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं, वो सच्चाई होती बातें, लेकिन अपने जीवन काल में उनको मानना नहीं चाहते। ये नरेंद्र मोदी है। मैं तो एक बात जानता हूं, देश के अंदर तुम्हें कोई काम करे ना करे, अरे यार तुम्हारा धर्म बचाने का काम किया, ये कोई छोटी बात है? इसका कर्जा उतार सकते हो। घर में आप राम की पूजा करते हो और सारा दिन राम से लक्ष्मी मांगते हो, सारा दिन हनुमान जी से सुरक्षा मांगते हो, और जिसने राम और हनुमान जी का वहां मंदिर बनाया उसके लिए आप 1 घंटा निकलकर वोट डालने भी नहीं जाओगे, तो आपको लगता है राम और हनुमान खुश हो जाएंगे? हो जाएंगे? मुझे बात याद है, मैं अपनी बात करके समाप्त करूंगा। हमारी कौम के सबसे बड़े जथेदार होते हैं अकाल तख्त। मुझे बात याद है, आज से 3 साल पहले का, मेरे कभी ना कभी मैं निकालकर दूर अपने उस पर डालूंगा यूट्यूब पे, बंगला साहब में प्रोग्राम था, तब मैं अध्यक्ष था। मुझे याद है जथेदार अकाल तख्त साहब ने एक बात कही, उन्होंने बोला कि मुझे दुख है इस देश के अंदर, हमारे दरबार साहब जो हमारा सबसे पवित्र स्थान है, उन्होंने बताया कि हमारे दरबार साहब के अंदर जब ये तुगलकी लोग वहां पे हमला किया, दरबार साहब को उन्होंने मिट्टी से बंद कर दिया, जो हमारा सरोवर था। तो उन्होंने जानकारी ली कि सिखों के पास ताकत कहां से आती है, तो उन्होंने कहा जी इनका एक सरोवर है, उस सरोवर से जल पीते हैं, पता नहीं इनको क्या ताकत मिल जाती है। तो अब्दाली ने कहा मैं सरोवर फोड़ दूंगा, तो उसने लोग लगाए, उसने बहुत अत्याचार किया, सिखों का कतलेआम किया, और वो सरोवर को मिट्टी से भर दिया। अब सिखों की भी जिद थी, बोले ये सरोवर मिट्टी में से हम इसमें मिट्टी नहीं निकालेंगे। अब्दाली के आदमियों को महीनों तक चेस किया, उसके पीछे भागे, उसके आदमियों को वहां से घेरा, बांध के वापस लेके उनको कहा तुम्हें मिट्टी डाली थी गधों की तरह, तुम्हें निकालनी पड़ेगी, हम ये नहीं निकालेंगे, हमारा प्रण था अपने गुरु के साथ।
और जथेदार अकाल तख्त साहब ये बात जब कह रहे थे, कह रहे मुझे दुख है इस बात का कि हमारे देश के अंदर ये अगर राम मंदिर बनाने के लिए हमारे में यही अगर संकल्प रहा होता, अगर यही हमारे में रहा होता तो 550 साल तक इंतजार ना करना पड़ता। और यही कारण है 2.25 लाख लोग मरवाने के बाद भी राम मंदिर आपको देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बना के दिया। आप राम मंदिर की बात करते हैं, राम की पूजा करते हैं, लेकिन आप जरूर जानने की कोशिश करिएगा उस राम मंदिर को बनाने के लिए अब तक कितने लोग शहीद हो चुके हैं। मैं दावे से कह सकता हूं यहाँ बैठे 90% लोगों को नहीं पता होगा। 2.25 लाख लोग ऑन रिकॉर्ड है, इसके अलावा कितने किसी को नहीं पता। और उस राम मंदिर को बनाने के लिए लोगों ने अपना साम्राज्य खत्म कर दिया, राजे ने अपना राजवंश खत्म कर दिया, उसकी धर्मपत्नी ने अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद होगी कि मुझे राम बचाना है, मुझे देश नहीं। और ये मोदी जी हैं जिन्होंने देश भी बचाया है, राम का मंदिर भी बनाया है। इसलिए आपको जागना होगा, आंखें खोलनी होगी और अपने बच्चों को सुबह जगाना होगा। जो लोग 11 बजे तक बच्चे नहीं उठ के, उनको उठा के कहो कि तुमने वोट डालने मोदी को नहीं जाना, जिस राम की हम घर में पूजा करते हैं, आज उस राम को खुश करने का समय है, हम उसके लिए खुश करने को जाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बंधुओं, अभी कमल जी ने अपने बारे में राजनीतिक सफर के बारे में तो बताया, लेकिन मैं राजनीति से पहले के बारे में बताना चाहता हूँ। ये हमारी दुर्गा वाहिनी का काम देखती थी, विष्णु परिषद में मैं इनको देखता था, बहुत आग थी इनके अंदर, बहुत आग थी। शिलान्यास का समय हो, शिला पूजन का समय हो, इन्होंने द्वारका में हर जगह शिला पूजन कराया। बंधुओं, आज राम मंदिर को हम देख करके गौरवान्वित महसूस करते हैं, बड़ा गौरव महसूस करते हैं। उसके पीछे कमल जी जैसे कार्यकर्ताओं की बहुत अथक मेहनत की बात है, बहुत मेहनत। हम देखते थे कार सेवा के लिए जाने हुए, आप चले गए तो लोगों को कौन भेजेगा। बहुत काम किया इन्होंने। फिर इनकी इच्छा हुई राजनीति में, मेरे से बोले भैया राजनीति में मत है। मैंने इनको मना किया, राजनीति में मत जाओ, खाने की खोपड़ी है, कैसा ही सियाना जाएगा, कांटा लगने का खतरा रहता है। अगर तुम जा रही हो, जैसे लड़की को विदा करता है पिता पीहर से, हमने इनको ऐसे विदा किया कि अपने पीहर का विष्णु परिषद की लाज रखना। ये नहीं हो कि राजनीति में जाने के बाद अपने पीहर को, विष्णु परिषद को भूल जाओ, और जो यहाँ से संस्कार लिए तुम्हारा उत्तरदायित्व है उन संस्कारों पर चलना, और जहां तक संभव हो बीजेपी के लोगों को चलाना। बंधुओं, एक घटना सुनाता हूँ कार सेवकों की बात, तो सुनानी बहुत आवश्यक है। जिससे मुलायम सिंह की गोलियां लगी, हम वही थे, मैं वही था, कार सेवकों के शव उठा के हम ला रहे थे, नौजवान कार सेवकों में से सवा रहे थे। तो हमें पहचान के लिए उनके जो झोला खाया वक्त थे, उनकी तलाशी लेते थे, इनके घर वालों को बताएं। तो हमें वहां 2 चिट्ठियां मिलती थी, एक खुली चिट्ठी और एक बंद चिट्ठी, और सफेद कपड़ा मिलता था, कुछ रुपए मिलते थे। खुली चिट्ठी को पढ़ते थे, खुली चिट्ठी में लिखा था कि अगर मैं शहीद हो जाऊं तो ये मेरी बंद चिट्ठी मेरे घर डाल देना, और ये मेरा कफन है, तो सफेद कपड़ा है, इसको मुझे उड़ा के